हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होने वाला है एंड आई होप आप सभी अभी रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। अभी रिवीजन के लिए क्या आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं एबीएसटी एएफएम बीएडीएम के, उन सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% ऑफ अभी मिल जाएगा। प्रोमो कोड मेगा 50 आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप फ्लैट 50% यहाँ पे सभी कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं, फुल कोर्स पे भी। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, एक एक करके आते हैं जी हमारे सब्जेक्ट्स की तरफ। तो ईबीएसटी की पहले बात करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो पेपर हैं। और ईबीएसटी 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें, तो आपकी रिवीजन के अंदर आपको क्या चीजों पे फोकस करना है, कहां से एग्जाम में सवाल आपको देखने को पहले मिले हैं और कहां से आगे भी मिल सकते हैं। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है जी टर्मिनोलॉजी का, यानी कि जो आपके बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, बेसिक आपकी जो भी टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग से जुड़ी हुई, मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से कैसे अलग होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आपकी चीजें रहती है। तो जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है, इसको लेकर एग्जाम में आपको सवाल पक्का से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज इस पेपर का पार्ट बने हुए हैं। अकाउंटिंग के अंदर काफी सारी फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। कॉस्टिंग के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग के, सीधा सीधा उन पे सवाल आ जाता है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही आपसे पूछी जा सकती है। फाइनेंस के अंदर भी काफी सारे फॉर्मूलाज है जी, वो भी आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। इसके अलावा आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं प्यारे दोस्तों, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको करना जरूरी है जी। इसमें सबसे पहले तो आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग का टॉपिक है। इसके अंदर आपका जो गुडविल वाला पॉइंट रहता है, पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट रहता है, उसको लेकर न्यूमेरिकल पक्का से आने वाला एग्जामिनेशन में। बाकी आपका जो शेयर कैपिटल है, उसमें शेयर फॉर फीचर, कैपिटल रिजर्व, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, ये सारी चीजों पे एग्जाम में सवाल आ चुका है और आगे भी आ सकता है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस के ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी सवाल आ सकता है। और फाइनेंस से भी कोई सिंपल सवाल आ सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह कंप्यूट करने का। एंड प्यारे दोस्तों, इस वाले पेपर के अंदर काफी सारे लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस है, आईएफआरएस है। अब देखो, इनको डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा इंड एएस किससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपका जो कंपनीज एक्ट है, उसके भी जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कितने मेंबर्स आपके चाहिए होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ऐसी पार्टनरशिप एक्ट जो है, उसके भी जो बेसिक लीगल प्रोविजंस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। अब इस यूनिट के अंदर, इस पेपर के अंदर कुछ आपके ना अलग से स्पेशल टॉपिक्स डाले गए हैं, जो आप कहीं और शायद नहीं पढ़ेंगे, बट वो टॉपिक्स के ऊपर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वॉयज अकाउंटिंग का टॉपिक है, एग्रीकल्चर अकाउंटिंग है, हॉस्पिटल अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है। तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे पिछली बार उन्होंने वॉयज अकाउंटिंग को लेकर और साथ ही प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चरल अकाउंटिंग को लेकर सवाल पुटअप किया था, हो सकता है इस बार हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग को लेकर कोई सवाल पुटअप हो जाए। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, इनके क्या मेन इनकम सोर्सेज हैं, क्या मेन एक्सपेंसेस हैं, कैसे इनका प्रॉफिट लॉस आता है। तो बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, बातें हैं जी एबीएसटी सेकंड पेपर पे। और यहाँ पे जो सेकंड पेपर है उसके अंदर आपका टैक्सेशन वाला पार्ट, स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट और ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो आपको कवर अप करना रहता है। अब देखो, यहाँ पे ना बहुत सारी लीगल चीजें हैं, तो आपकी जो लीगल डेफिनेशंस रहती हैं वो आपको याद करनी रहेंगी। जैसे आपका कस्टम लॉ है, उसके अंदर
अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, आपके एसएससी को, आपके बैगेज को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को। तो ये सारे डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। ऐसे इनकम टैक्स में क्या डेफिनेशंस है, जीएसटी में हर चीज को लेकर क्या डेफिनेशन है, गुड्स की क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों को जाकर नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से ही चीजों को टेस्ट करता है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्लैरिटी है, बेसिक डेफिनेशंस है, सेक्शंस है, वो सब याद होने चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि टैक्स है, आपका लॉ है, तो आपके अलग अलग सेक्शंस हो जाते हैं। तो वो सेक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन कस्टम लॉ का किससे जुड़ा है, इनकम टैक्स का क्या सेक्शन है, जीएसटी का कौन सा सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग के अंदर भी आपके कंपनी ऑडिट के जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपकी अलग अलग टाइम लिमिट्स रहती हैं, जैसे कस्टम लॉ की कुछ अलग टाइम लिमिट्स होंगी। इसके अलावा इनकम टैक्स के अंदर आपकी जैसे असेसमेंट है, उसकी अलग टाइम लिमिट्स हैं, जीएसटी के अंदर अपनी अलग टाइम लिमिट्स है। तो हर एक चीज की अलग टाइम लिमिट्स होती हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और कई बार कुछ पेनल्टीज को लेकर भी सवाल आ जाता है। एंड प्यारे दोस्तों, अब टैक्सेस की बात हो रही है, तो टैक्स रेट्स के ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आपके कस्टम के रेट क्या चल रहे हैं, जीएसटी के अंदर क्या टैक्स रेट्स होते हैं, इनकम टैक्स के क्या रेट चल रहे हैं, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। और बेसिक कंपटीशन भी आना चाहिए कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी और कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट। इसके अलावा ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, तो देखो ऑडिटिंग के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट है, डेफिनेशंस है, वो सब चीजें तो है ही है। कौन सी डेफिनेशन ऑडिटिंग की किसने दी, ये सब चीजें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑडिट के ना बहुत सारे एन नंबर ऑफ टाइप्स हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका ऑडिटर है उसकी ड्यूटीज वगैरह क्या हैं, ऑडिटिंग के अलग अलग नए फॉर्म्स आजकल आ चुके हैं, ईडीपी ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये सब की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अब स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो इसके अंदर आपके जो भी ऑथर्स ने डेफिनेशंस दिए, जैसे अलग अलग ऑथर्स ने स्टेटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। आपके स्टेटिस्टिक्स के अंदर कोरिलेशन का डेफिनेशन अलग अलग दिया। इसके अलावा मान लीजिए कोई मॉडल है, कोई फॉर्मूला है, जैसे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं, तो पूछ सकते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने दिया था, रिग्रेशन का कोएफिशिएंट किसने दिया था। तो ऐसे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, आप पढ़ते हैं जी अलग अलग चीजों के बारे में, आपका मीन, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो सबकी प्रॉपर्टीज बेसिक आपको पता होने चाहिए। और फॉर्मूलाज वगैरह भी आएंगे आपके सामने, तो फॉर्मूलाज वगैरह को लेकर भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको अपने पास नोट डाउन कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं जी ईएफएम की तरफ। तो ईएफएम के अंदर भी आपके दो पेपर हैं। पेपर वन की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, आपकी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स वगैरह आती है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग डेफिनेशन है जो कि अलग अलग ऑथर्स ने दिए हैं, आपसे पूछ सकते हैं। अलग अलग थ्योरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो उनके ऑथर्स क्या हैं। इसके अलावा आपके जो ईयर्स रहते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी थ्योरी वगैरह दी गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनी तो कौन से ईयर में बनी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हमारा जो बजट रहता है उसको लेकर भी कई बार सवाल आ जाता है कि बजट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, जैसे नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है कैलकुलेशन के। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्सलरेटर क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पर, वो सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। बाकी आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, अनएम्प्लॉयमेंट की टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, नेशनल इनकम के अलग अलग तरीके से टर्मिनोलॉजीज हैं, आपके मनी सप्लाई की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, आपके रेट्स अलग अलग हैं, रेपो है, रिवर्स रेपो है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में यू शुड हैव नॉलेज, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सीधा सीधा सवाल आ सकता है। एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट जो आपके हैं, जैसे प्रोडक्शन के जो कंसेप्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ऐसी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। और आपके जो अलग अलग मार्केट फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी है जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका स्कीम्स का, कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको लेकर आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे, और बहुत डीप सवाल नहीं होता, फैक्चुअल सवाल ही होता है। कौन सी स्कीम किससे जुड़ी हुई है ऐसा सवाल, या फिर कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई, ऐसे बेसिक सवाल ही आते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं राजस्थान के अंदर, इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो आपके एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। कई बार डायरेक्टली मिनिस्टर पूछ लेते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन सा है, फाइनेंस मिनिस्टर
मिनिस्टर कौन से, ऐसे आपसे पूछ सकता है। एंड प्यारे दोस्तों, जैसे डेट्स मैं आपको बता रहा था कौन सी स्कीम कब से लाई गई है, ये सारी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपका टूरिज्म करके एक टॉपिक रहता है सिलेबस के अंदर, उसमें आपके अलग अलग फेस्टिवल्स रहते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है राजस्थान के अंदर, तो ये सब चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, नाउ लेट्स कम टू ईएफएम 2। तो सेकंड पेपर जो आपका ईएफएम का है, उसके अंदर आपकी बैंकिंग वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट है, तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जी। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगेन काफी सारे फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, नाबार्ड कब बना, आपके अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ में कौन से एग्रीमेंट्स हुए, कब हुए, एफडीआई कौन से सेक्टर में कितनी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, आपकी बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी, कमिटीज देखने को मिलेंगी, उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट सवाल देखने को मिलता है। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल आपको बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत डीप में कंसेप्चुअली हर एक टॉपिक को जाकर रीड कर लूं, दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके अंदर आपसे ज्यादातर ऊपर से फैक्चुअल नॉलेज ही पूछी जाएगी। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दी बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी पता होनी चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाना है, कंसेप्ट्स को लेकर बेसिक नॉलेज चाहिए और फैक्ट्स अच्छे खासे मालूम होने चाहिए इस एग्जामिनेशन को थ्रू करने के लिए। तो आपके एक्सचेंज रेट को लेकर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, एफडीआई को लेकर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपकी इस्तेमाल होती हैं, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, रिस्क रिटर्न को लेकर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जी। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स आपका यहाँ पे भी आ रहा है जी, और स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपके जो फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिंपल वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कि डाटा सेट आपको दे दिया, कोरिलेशन निकालो, रिग्रेशन निकालो, ऐसे बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे। और अगेन आपकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो भी आपके स्टेटिस्टिक्स में टॉपिक्स मेंशन्ड है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसी फाइनेंस के अंदर भी ये सब चीजें, बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे आपसे पूछ लिया जी, ये अगर आपको ये कैलकुलेट करना है फाइनेंस के अंदर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला बताओ, सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। और अगेन यहाँ पे भी आपकी एजम्पशंस रहते हैं, प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे आप एनपीवी, आईआरआर, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, उनके बारे में यू शुड हैव बेसिक क्लैरिटी। चलिए बात है जी हमारे बीएडीएम के ऊपर। तो बीएडीएम के पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्चुअल सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा भैया कौन सी डेफिनेशन किसने दी, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी थ्योरी किसने दी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट के अंदर, ओबी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स के नाम है, तो कौन सी थ्योरी किसने दी, मोटिवेशन की थ्योरी है, लीडरशिप की थ्योरी है, और बहुत सारी चीजें वो आपको मालूम होनी चाहिए। एंड आपकी जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, जैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स है, एचआरएम के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स है। एचआरएम के अंदर जो आपकी जॉब रिलेटेड टर्म्स होती है उन पे खास एम्फेसिस करना, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, ये सब सिमिलर टर्म्स है, उनके डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उसके अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स भी होंगे, जैसे सिलेक्शन के अंदर क्या मेथड्स हैं, टेक्निक, रिक्रूटमेंट के क्या टेक्निक्स वगैरह रहते हैं, मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो ये सब चीजें आपसे पूछ लेते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कुछ पार्ट भी यहाँ पे पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो भी आपको कवर अप करके जाना है। बाकी एथिक्स वाला जो पार्ट है बीएडीएम 1 में भी है, बीएडीएम 2 में भी है, तो एथिक्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे कमिटीज को लेकर आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे, इंडिया में जो कमिटीज बनी और बाहर जो कमिटीज बनी एथिक्स को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, सीएसआर को लेकर, उन पे आपको सवाल देखने को एग्जामिनेशन में पक्का से मिलने वाले हैं। तो अगेन फिर से यही बोलूंगा कि आपको एक एक कमेटी को डीप में जाकर स्टडी नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कमेटी कब बनी, किस चीज के लिए बनी, क्या उसका बेसिक कोर एजेंडा, कोर पर्पस क्या था। बहुत डीप में जाकर पढ़ाई नहीं करनी है, बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं जी बीएडीएम 2 के ऊपर, और यहाँ पे आपका लीगल एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग, एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक्स पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब लीगल एस्पेक्ट से लॉज का टॉपिक है, तो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं आपके जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे जी। अलग अलग डेट से कौन सा लॉ किस डेट से एप्लीकेबल हुआ, ऐसे सवाल भी आएंगे। अलग अलग टाइमलाइन होती है, हर एक लॉ में अलग अलग टाइमलाइन होती है, जैसे आपको वेजेस पे करना है, कब तक करना है, आपकी अलग अलग टर्म्स और डेफिनेशंस होंगी, हर एक लॉ के अंदर उसकी अलग अलग डेफिनेशंस होंगी, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, मार्केटिंग के अंदर भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे
चीजों के टाइप्स आएंगे, जैसे प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं आपके, बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, कौन सी डेफिनेशन किसने दी, बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी थ्योरी किसने दी, बहुत सारे मॉडल आएंगे, कौन सा मॉडल किसने दिया, ये सारी चीजें आपको पूछेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना होगा, बस सिंपली पूछ लेंगे ये थ्योरी किसने दिया, ये कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एथिक्स और सीएसआर यहाँ पे भी आ रहे, कमिटीज की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल प्रोविजंस जो हैं, कंपनी लॉ के क्या प्रोविजंस हैं आपके एथिक्स और सीएसआर से जुड़े हुए, सीएसआर के जो मॉडल्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, उनका आइडिया होना चाहिए। और इंडियन एथोस करके भी आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलेगा, जिसके बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, बहुत डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक चीजें भी पता होंगी ना, तब भी एग्जामिनेशन में बात बन जाएगी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिक कंसेप्ट, फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ई कॉमर्स को लेकर काफी सारे सवाल पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको कवर अप करके जानी है, इन चीजों पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए आपके रिवीजन के अंदर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा डिस्कशन, जिसमें मैं आपको गाइड करना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीजों पे आपको फोकस करना है। अब देखो, रिवीजन के अंदर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक्स को, सिलेबस को बहुत ज्यादा डीप में, इन डेप्थ जाके स्टडी करना शुरू कर दो। इस एग्जामिनेशन के अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे तो मोस्टली सवाल आपको ऊपर ऊपर से ही देखने को मिलेंगे, सीधे डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे, काफी सारे फैक्ट्स वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो उन सब चीजों पे ज्यादा इंफेसाइज करना अपने रिवीजन के दौरान, और ये सब चीजें मैंने भी आपको यहाँ पे भी बता दी हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।